Student, now we explain the parasympathetic nervous system. You know the brief diagrammatic form of sympathetic nervous system. Now we explain the brief form of parasympathetic nervous system. बच्चों, आपको ये समझना होगा कि हमारे शरीर में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किन किन जगहों में और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इनकी पूरी डिटेल स्टडी अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो, ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड और इसमें स्पाइनल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स का पोजीशन C1 to C8, T1 to T12, L1 to L5, S1 to S5 और C कॉकेक्स के फॉर्म में। ब्रेन स्टेम जानते हो, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ब्रेन स्टेम के फॉर्म में। और यहाँ से जो ये सिंपैथेटिक के फॉर्म में आपने देखा था उसमें इस रीजन से कोई भी नर्व एराइज नहीं हो रहे थे गैंग्लियन के फॉर्म में, बट यहाँ पर प्री एंड पोस्ट गैंग्लियन एराइज होंगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं इसमें ब्रेन स्टेम इन तीनों पॉइंट में से अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इस रीजन से मेनली थर्ड क्रैनियल नर्व इस रीजन से अराइज होगा, थर्ड के बाद सेवेंथ क्रैनियल नर्व, सेवेंथ के बाद नाइन्थ और टेंथ। ये चार क्रैनियल नर्व जो होते हैं यहाँ से इसके प्री गैंग्लियोनिक नर्व अराइज होते हैं, यानी ये सभी इसके पार्ट के पॉइंट में आते हैं। अब आप जानते हो किसके नाम, तो ओ ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, तो ये है ऑकुलोमोटर, ऑकुलोमोटर। सेवेंथ में क्या था, ओ टी आओ फैसला करो, तो फेशियल। नाइन्थ में क्या था, फैसला करो और गेट से, ग्लोसोफेरेंजियल, नाइन्थ वाला ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल और गेट से भागो, 10 नंबर वाइगस। तो इस तरह से ये जो नर्व है क्रैनियल नर्व, दिस क्रैनियल नर्व हैव टू पार्टिसिपेट इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से क्रैनियल नर्व पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्रैनियल नर्व के पॉइंट में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो क्रैनियल नर्व के पॉइंट्स में केवल 4 ही नाम होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ, ऑकुलोमोटर, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस। और ये जो स्पाइनल नर्व होते हैं इनमें से केवल सैक्रम के सेकंड नंबर पॉइंट से, इस सैक्रम रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो सैक्रम के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से अराइज होगा प्री गैंग्लियोनिक नर्व। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व अराइज होंगे किस किस जगह से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बस इन 3 रीजन से, और बाकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इसका मतलब इसका एरिया जो है ओरिजिन पॉइंट वो 2 जगह पे है, एक होता है जो आपके क्रैनियल रीजन पे और एक होता है आपका सैक्रल रीजन पे, इसलिए कार्डियो सैक्रल आउटग्रोथ भी बोलते हैं। अब देखो इसमें मिड ब्रेन के जो पॉइंट्स है, ये ऊपर वाला ये पोन्स है और ये मेडुला है। एक बात याद रखना, पोन्स का जो आउटर पार्ट होगा ब्रेन में वो वाइट मैटर होगा और इनर पार्ट ग्रे मैटर। मेडुला ऑब्लोंगाटा का आउटर पार्ट वाइट मैटर, इनर पार्ट ग्रे मैटर। तो इन दोनों में एक पॉइंट याद रखिएगा। अब देखो इस रीजन से एक नर्व अराइज हो रहे हैं और आप जानते हो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होते हैं उसकी लेंथ अधिक होती है। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, दिस आर द अराइजेस एंड देयर लेंथ इज मैक्सिमम, ये इतना। अब इसमें माइलिनेटेड होते हैं, वो बात आपको पॉइंट आउट में ड्रॉ कर दिए थे, यहाँ पर उस माइलिनेटेड फॉर्म को बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस नर्व इज, जितने भी यहाँ से नर्व अराइज होंगे वो सब के सब प्री गैंग्लियोनिक नर्व होंगे। और ये कौन सा नर्व अराइज हो रहा है मिड ब्रेन के रीजन से, तो ये थर्ड वाला जो क्रैनियल नर्व है वहाँ से अराइज हो रहा है, और थर्ड से अराइज होकर के प्री गैंग्लियोनिक नर्व आगे जा रहे हैं। थर्ड से अराइज होकर प्री गैंग्लियोनिक नर्व आगे जाने के बाद यहाँ पर छोटे से पॉइंट में
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फॉर्म में ये कनेक्ट होगा और सिनेप्सिस फॉर्म होगा। सिनेप्सिस फॉर्म होने के बाद यहाँ से एराइज करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। एंड यू नो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, लोकल होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जिस ऑर्गन के पास जाना होगा उस ऑर्गन के पास ही ये जाकर ये खुलेंगे और ये यहाँ से इस तरह से ब्रांच में डिवाइड होगा और किसके पास जाएगा, तो ऑर्गन्स का नाम क्या क्या है, तो ऑर्गन्स के फॉर्म में ये चला जाएगा आई के पास, ये चला जाएगा आई में सिलियरी, जो आई में सिलियरी मसल्स होते हैं उनके पास। तो आई एंड सिलियरी मसल्स एंड देयर फंक्शंस हैव टू कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ this pre and post ganglionic neuron or nerve fiber you also say, and this nerve ganglion arises in the third cranial nerve। तो थर्ड cranial nerve से arise होने के बाद जो आगे की ओर जा रहा है वो आई और सिलियरी मसल्स में एंटर कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, एक एक करके समझो। आपको पता होगा कि उसमें जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम था वो प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज कर रहा था, ये कम करेगा, बट आइरिस में ये एक्टिवेटेड कर सकता है। अब बात करते हैं थर्ड के बाद सेवंथ वाले पोन्स जो होते हैं, पोन्स के रीजन से राइज होंगे और पोन्स के रीजन से राइज होकर के वही आगे बढ़ेंगे और ये सभी जो हैं इस प्रकार के जो है ब्रांचेस में डिवाइड होगा और ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद फिर इसमें से ऐसे ही ग्रुप बनेंगे और सिनेप्स होने के बाद आगे जाएगा। ये पोस्ट सिनेप्टिक ऊपर लिख चुका हूँ, यानी इधर जितने भी होंगे पोस्ट सिनेप्टिक होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होंगे और इधर जितने भी होंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व होंगे। अब ये किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा नंबर 1 लैक्रिमल ग्लैंड। जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जिसको टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, और यू से दैट टीयर ग्लैंड, असुर ग्रंथि, उसके पास चले जाएंगे। फिर इसका एक और ब्रांच होगा, वो किसके पास जाएगा, तो सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर के पास, सब मैंडिबुलर, दिस सलाइवरी ग्लैंड के पास चला गया। इसके बाद और एक ब्रांच होगा छोटा सा, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा सबलिंगुअल के पास, सबलिंगुअल। तो इस तरह से ये यहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी कंप्लीट। अब आते हैं इसके बाद नाइन्थ नंबर मेडुला ऑब्लोंगाटा रीजन से अराइज होंगे और नाइन्थ रीजन जो होंगे वो अराइज होने के बाद इस तरह से इसमें ग्रुप बनेंगे और ग्रुप बनने के बाद इसमें सिनेप्स होगा और सिनेप्स होने के बाद पोस्ट यहाँ से अराइज होंगे और ये एंटर करेंगे थर्ड जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका नाम है पैरोटिड। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में एंटर करेंगे, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो दो नाम लिखा है मैंने, इट ऑल्सो द सलाइवरी ग्लैंड, ये भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। बस ये जो है इनमें चले गए। तो अब आप देखो, ये था थर्ड, ये था सेवेंथ, ये था नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल के फॉर्म में। अब जो 10th होगा वेगस, यू नो इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, हमारी बॉडी की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है और ये वेगस जो होगा वो यहाँ से 10th नंबर से ग्रो करेगा और वेगस ग्रो करने के बाद ये अलग अलग ऑर्गन्स के पास सिनेप्सिस फॉर्म करेगा और फिर ये एक बार मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको बहुत लंबा मत समझ लेना। और इन जनरल ये अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाएगा और ये किस किस ऑर्गन्स में जाएगा बेसिकली वो देखना है। तो फर्स्ट यहाँ से, और ये ऐसी ब्रांच फॉर्म में मैं दिखाऊंगा, सारे ऑर्गन्स इसके साथ आ जाएंगे। वो छोटे छोटे ऑर्गन्स के पॉइंट्स में जा रहे हैं और इसकी लेंथ अधिक होगी, फिर वहाँ से वो लोकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो नंबर 1 ये चला जाएगा हार्ट में। तो हार्ट के अंडर में जो भी
ब्लड सर्कुलेशन रेट है उसको कम करेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक कम करने में और आराम के कंडीशन में एक्टिवेट होता है। हार्ट के बाद फिर ये जाएगा आपके हार्ट के दोनों साइड और ट्रैकियल रीजन पे, तो ट्रैकिया, और बस अपने बॉडी के साथ कंपेरिजन करके पढ़ो कि यहाँ हार्ट के बाद ये किस किस रीजन पे जा सकता है। तो हार्ट में एट फर्स्ट जाएगा, हार्ट के बाद फिर ट्रैकिया और उसका ब्रांच होगा, ट्रैकिया वगैरह में जिधर भी जा रहा है वो उस पे पॉइंट में ब्रांचेस फॉर्म में रहेंगे। ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद लंग्स, लंग्स के अंदर ब्रोंकी, इन रीजन पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर जाने के लिए इसके नीचे स्टोमक, स्टोमक के बाद ये चले गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये फिर चले गए लीवर में या एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स में, पहले चले जाएंगे एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स में। बहुत ही सिंपल है, अपने बॉडी के साथ याद करते जाओ कौन सा ऑर्गन किसके बाद है और उसको नोट डाउन करो इसमें। एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स के बाद लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, इन सब के पास चला जाएगा, इनके वर्क को कंट्रोल करेगा। इसके बाद ये पैनक्रियाज में चला जाएगा, पैनक्रियाज के बाद थोड़े नीचे आओगे तो दोनों साइड में किडनी, किडनी के बाद एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में मैंने कहा था कि एड्रिनल मेडुला जो होता है उसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व नहीं होता है, इस बात को याद रखना, जबकि इसमें होगा। और एड्रिनल ग्लैंड के बाद फिर लोअर पार्ट में कोलोन एंड रेक्टम, यहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये देखो कितने सारे ऑर्गन्स के पास जा रहा है, और इस प्रकार से ये हार्ट, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर रेक्टम तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो आपके 10th नंबर के नर्व है दैट नेम इज वेगस। तो आप समझ सकते हो कि वेगस किस तरह से लॉन्गेस्ट है। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व, और ये लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व के बाद ये जो पैरासिम्पैथेटिक फॉर्म कर रहा है उसमें भी इसके लॉन्गेस्ट रोल में अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बात याद रखना, यहाँ पर नोट फॉर्म में इसी जगह लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वेगस नर्व यदि ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, इफ मोर एक्टिवेट वेगस नर्व, अब यदि वेगस नर्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में एक डिजीज़ क्रिएट होता है। ये डिजीज़ क्रिएट, और उस डिजीज़ का नाम है पेप्टिक अल्सर। तो उस समय पेप्टिक अल्सर नाम का डिजीज होता है और इससे इंसान मर भी सकता है। तो उसको बचाने के लिए उस समय वेगस नर्व को ऑपरेट करके निकाल देते हैं। अब सोचो वेगस नर्व को निकाल देने पे इतने सारे ऑर्गन पे साइड इफेक्ट होगा, ये सारे ऑर्गन के वर्क कंट्रोल नहीं होंगे, तो उनको इंसान को बचाने के लिए इन वर्क को कंट्रोल ना करते हुए मेडिसिन से कंट्रोल कराया जाता है और वेगस नर्व को ऑपरेशन से निकाल देते हैं। खैर, ये डिजीज़ बहुत कम होते हैं, इसमें इन जनरल ऐसा डिजीज बहुत कम पाए जाते हैं, बट होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इफ मोर एक्टिवेट इन द वेगस नर्व देन विच टाइप ऑफ डिजीज हैव टू क्रिएट पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो ये था 4th टाइप के क्रैनियल नर्व, 3rd, 7th, 9th और 10th। और इस प्रकार के जो भी नर्व होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है ये आपने देख लिया। अब देखो, अब मैंने कहा था सैक्रम रीजन से 2nd, 3rd और 4th रीजन से अराइज करेंगे। तो 2nd रीजन से एक नर्व इसमें अराइज करेगा जिसका नाम भी होगा प्री गैंग्लियोनिक नर्व, और ये अराइज करने के बाद एक चला जाएंगे कोलोन में, एक चला जाएगा रेक्टम में। इन इसका भी कनेक्शन कोलोन एंड रेक्टम में होगा, और इसका एक पार्ट चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर।
और यूरिनरी ब्लडर जो होता है इसके लिए कौन कौन से पैरासिम्पैथिक नर्व इसमें सपोर्ट करेगा वो भी आप यहाँ देखो। तो ये था पहला। सेकंड के बाद थर्ड जो होगा यहाँ से जो नर्व अराइज करेगा वो चला जाएगा इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब होता है बाह्य जनन अंग, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एक्सटर्नल पार्ट में उनके पास ये चले जाएंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में। और जो फोर्थ नंबर है ये फोर्थ नंबर चला जाएगा यूट्रस में, फीमेल में यूट्रस के अंदर। तो सर मेल में फिर फोर्थ का क्या काम है? ये जो होता है मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, और ये मेल में इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो जो सेकंड नंबर के नर्व है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर के ये यूरिनरी ब्लडर को सपोर्ट करेगा। और ये जो थर्ड नंबर है जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में जा रहा है उसके साथ साथ ये इसके पास भी चला जाएगा और इसको सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स इंटरकनेक्शन होगा। और ये जो आपके सेकंड नंबर है इसको सपोर्ट करेगा और यूरिनरी ब्लडर के यूरिनरी एक्सक्रीशन के लिए ये हेल्प करेगा। तो देखो ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया और ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया। इस प्रकार से ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और इतने सारे जगहों पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इज नॉट ओनली द प्लीजेंट फॉर्म, नॉट ओनली द रेस्टिंग फॉर्म। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इन जनरल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। और हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स में जितने भी एक्टिवेटेड पॉइंट में होंगे वो होंगे सिंपैथेटिक में, और जो नॉर्मल फॉर्म में होंगे, नॉर्मल एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे वो होंगे आपके पैरासिम्पैथेटिक फॉर्म में। और इसके इस एक्टिविटी से आप बहुत क्लियरली आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा कहाँ तक जाएगा। तो फिर देख लो क्या क्या मैंने बताया कि क्रैनियल नर्व जो होगा इस क्रैनियल रीजन से इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इसमें थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ, 10th रीजन से प्री गैंग्लियोनिक नर्व अराइज करेंगे और ये अलग अलग जगहों पे चले जाएंगे और उस कंडीशन में उसको फंक्शन में ये सब भी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। फिर बात करते हैं सैक्रम। सैक्रम 2, 3rd और 4th रीजन से अराइज होंगे और ये अलग अलग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन रीजन पे चले जाएंगे और 3rd और 4th इन यूरिनरी ब्लडर के यूरिनरी एक्सक्रीशन के लिए इनको सपोर्ट करेगा सेकंड नंबर को। इसलिए एक सब दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो होते हैं थर्ड वाला आई और सिलेरी मसल्स में चले गए, सेवेंथ वाले लैक्रिमल ग्लैंड या टेयर ग्लैंड सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल में चले गए, 9th वाला पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में चले गए। वेगस नर्व का रीजन बहुत लॉन्गेस्ट होता है और ये हार्ट, ट्रैकिया से लेके रेस्पिरेटरी पाथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स में, लीवर में, यानी ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्टिविटी या नॉर्मल फंक्शन में काम करेंगे। अधिक से अधिक डाइजेशन होगा, सलाइवा का सिक्रेशन होगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिखाया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के डिफ्रेंसिएशन में। उन पॉइंटों को ऐड करके इनके फंक्शनों में आप देख सकते हो कि किसके फंक्शन नॉर्मल होंगे और किसके फंक्शन सिंपैथेटिक कारण एक्टिवेट होंगे। किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, कोलोन, रेक्टम, ये सभी, और साथ में ये कोलोन रेक्टम को ये भी सेकंड नंबर भी सपोर्ट करेगा और ये यूरिनरी ब्लडर को भी जाएगा और ये थर्ड नंबर इसमें यूरिनरी ब्लडर को भी सपोर्ट करेगा, साथ में एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में जाएगा और फोर्थ नंबर यूरिनरी ब्लडर को भी सपोर्ट करेगा और फीमेल के यूट्रस रीजन पे भी जाएगा। इतने सारे रीजन पे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल गया कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो होते हैं वो किस किस ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। देखो ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसका ओरिजिन अगर मैं बात करता हूँ, ओरिजिन और आउटग्रोथ, ओरिजिन और आउटग्रोथ की बात करता हूँ तो क्रैनियल नर्व से इसका ओरिजिन होगा। क्रैनियल नर्व से किस फॉर्म में? तो क्रैनियल नर्व का अलग फंक्शन है, उससे ओरिजिन हो रहा है और ये होगा प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फॉर्म में। तो क्रैनियल नर्व कौन कौन से?
ये एकदम सिंपल लिख देता हूँ, 3rd, 7th, 9th और 10th। रोमन अक्षर मैंने नहीं लिखा, नॉर्मल लिखा तो क्या आपको समझ में आए। और इसमें सैक्रल रीजन पे ये पार्टिसिपेट करेगा, और सैक्रल जो रीजन होता है उस सैक्रल रीजन के कौन कौन से, तो 2nd, 3rd और 4th इन रीजन पे ये पार्टिसिपेट करेगा। और इस प्रकार से ये ऑर्गन्स में जाएंगे। इसमें मैं पहले ही बता चुका था कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होगा, प्री गैंग्लियोनिक नर्व, तो इसकी लेंथ आप देख रहे हो अधिक है, तो इसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो होगा वो लॉन्ग होगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व जो होगा वो स्मॉल होगा। लेकिन दोनों के दोनों बाय नेचर इसमें कॉलिनर्जिक होगा, कॉलिनर्जिक, क्योंकि इसमें एसिटाइल कॉलिन पाए जाते हैं, एसिटाइल कॉलिन इसमें होगा। और इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है कि भाई इसमें कोई ऐसे पार्ट जो एड्रिनल मेडुला में जा रहा हो, डायरेक्ट जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल पार्ट में होगा। लेकिन इसका जो वर्क होगा पोस्ट का वो लोकल होगा, और लोकल यानी ऑर्गन के पास होगा, ऑर्गन लेवल के पास, सो इट्स कॉल्ड द लोकल फंक्शन। So this is the structural part of the parasympathetic nervous system. Now we explain what is the difference between sympathetic and parasympathetic in general. अब तक जो आपने पढ़ा उसके point of view से। Students, now we explain the difference between सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब तक आपने जो पढ़ा उसके ब्रीफ डायग्राम देखे, नॉर्मल फॉर्म को स्टडी किए। नाउ अब आप समझ चुके हो कि इसके क्या डिफरेंस है। ये मैंने एक फ्लो चार्ट फॉर्म ड्रॉ किया है, इसमें मैंने लिखा है आउटग्रोथ, ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं, आउटग्रोथ के फॉर्म में इसका क्या नाम है। तो आप जानते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ग्रोथ होता है वो T1 से लेकर L3 तक के बीच में होता है। तो T1 थोरेसिक होता है, तो इसको बोलते हैं थोरेको, और T1 से लेकर L3 तो लंबर, तो थोरेको लंबर आउटग्रोथ, यानी इसका जो आउटग्रोथ होगा ये जिस जगह से निकलेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया थोरेको लंबर आउटग्रोथ। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये क्रेनियल रीजन से और सैक्रल रीजन से ओरिजिन होता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कार्नियो सैक्रल आउटग्रोथ। क्रेनियोसैक्रल भी बोलते हैं, कार्नियोसैक्रल बोलते हैं, तो यहां से ये ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं इसका पोजीशन, ये किस जगह पे पाए जाते हैं, तो आप जानते हो इट प्रेजेंट T1 to L3, ये इसका पोजीशन होता है। इसको आप कह सकते हो ये रैमस कॉम्युनिकेंस का पार्ट है, तो रैमस कॉम्युनिकेंस के फॉर्म में T1 से लेकर के L3 तक के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक का पोजीशन क्या है। तो पैरासिम्पैथेटिक का क्रैनियल नर्व के फॉर्म में 3, 7, 9 और 10, और सैक्रल स्पाइनल नर्व के पार्ट है, इसको रैमस कॉम्युनिकेंस कहते हैं। तो सैक्रल रैमस कॉम्युनिकेंस के रूप में कौन कौन भाग लेते हैं, तो 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो बोलो प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होता है, शॉर्ट, तो ये शॉर्ट होता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में लॉन्ग होता है, तो प्री गैंग्लियोनिक इसमें लॉन्ग होगा और इसमें शॉर्ट होगा। इसमें आ जाओ,
पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक में लॉन्ग होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबा होता है, और इसमें शॉर्ट होता है, इसमें ऑर्गन के पास इसका ओरिजिन पाए जाते हैं, इसलिए इसमें शॉर्ट होगा। अब देख लो न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं तो तुम्हें तो पता ही है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, अगर मैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात करूं तो आप जानते हो इसका नेचर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कैसा होता है, तो कॉली ये एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में होते हैं, तो एडिनर्जिक और कॉलिनर्जिक, तो कॉलिनर्जिक के फॉर्म में होगा, इट्स नॉन एज कॉलिनर्जिक, क्योंकि इसमें एसिटाइल कोलिन होता है, वो अब मैं नहीं लिख रहा हूं। और इसमें अगर मैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात करूं तो एड्रीनर्जिक होता है, एड्रीनर्जिक, जबकि इसमें प्री एंड पोस्ट गैंग्लियन या गैंग्लियोनिक नर्व, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉलिनर्जिक होते हैं, कॉलिनर्जिक होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसको मैं लिख चुका हूं, एक्सेप्शन, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड, इसमें पोस्ट गैंग्लियन जो होते हैं वो कॉलिनर्जिक होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक कॉलिनर्जिक होते हैं, ये एक्सेप्शन है, अपवाद। अब बात करते हैं इफेक्ट क्या होता है, तो इसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट है, वाइड स्प्रेड इफेक्ट, क्योंकि आपने देखा ये बहुत लंबे क्षेत्र में और बहुत फैले हुए प्रभाव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा विस्तृत इसका प्रभाव होता है, और इसका प्रभाव लोकल होता है, लोकल या ऑर्गन लेवल पे होता है, ऑर्गन लेवल पे होगा, क्योंकि इसमें पोस्ट सिनेप्टिक छोटा होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कम एरिया में होते हैं। ऑर्गन के रीजन पे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोकल होगा और ये वाइड स्प्रेड होगा। अब मोड ऑफ वर्किंग की बात करें तो इसकी जो वर्किंग होती है ये कब होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन जब होगा तब ये वर्किंग करेगा, और ये वर्किंग कब करेगा, रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में वर्किंग करेगा। तो बस ये कुछ डिफरेंस है, और अभी तक ये जो 2 पॉइंट्स है अगर मैं इनको लिख लूँ और बाकी जो डायग्राम और उसके पॉइंटों को न समझूं तो ये जो है कभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। अब अगर आपने वो डायग्राम पढ़ लिए, इसमें प्री सिनेप्टिक एंड प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फॉर्म पढ़ लिए, कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है वो पढ़ लिए, तो ये जो है ये कभी गलत नहीं होगा, और इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। तो ये पॉइंट को याद रखने के लिए वो जो डायग्रामेटिक पॉइंट्स है उन सबको याद करें, तो ये जो है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में 100% सही एक्यूरेट आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ओके।